एक केमिकल बॉन्डिंग का कौन सा लेक्चर है? कौन सा है? 5th। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, इज इट राइट? करेक्ट है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि आज के बाद कोई भी कार्बन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 सिग्मा और 1 पाई, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट। उसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा। बट यहाँ का जो सिग्मा बना है जिस ओवरलैपिंग से, और ये जो सिग्मा बना है, सेम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से बना है या डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग? दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 and 1s, sp2 and, but this sigma bond is formed due to overlapping of sp2 and sp2, करेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि मैं एक साथ कंक्लूड कर लूँगा लास्ट में, कोई भी कार्बन आज के बाद अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बनेगा तो वो sp2 डैम श्योर होगा ही होगा। इफ़ एनी कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा एंड 1 पाई इट मस्ट बी sp2, बट इट रिवर्स मे और मे नॉट। इसका उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कोई भी कार्बन एक sp2 है तो उसके पास 3 सिग्मा 1 पाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और किसी भी sp2 कार्बन के अराउंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल 3 रहेगा ना, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 120। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल नहीं। मैम कहाँ पर दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल नहीं पूछ रहे हैं। तो कितना बॉन्ड एंगल रहेगा? 3 रहेगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, एक तो ए रहेगा स्टूडेंट, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा। अराउंड एनी sp2 कार्बन there are 3 bond angle, there are 3 bond angle, each having magnitude 120. और एक और पॉइंट लिखिए, इफ एनी कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, if any carbon form 3 sigma and 1 pi bond, it must be sp2, it must be sp2, but it reverse may or may not, but its reverse may or may not. आप लोग अपना सिंगल डोज का सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा ऑफिस में। जो लोग यहाँ पे क्लास ऑफलाइन कभी कभी आते रहते हैं ले चुके होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में लेकर वहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ देखें, इस कार्बन के पास अगर कुछ नहीं दिखाया हो मतलब एक हाइड्रोजन है, हाँ या ना? एक कार्बन कितना सिग्मा कितना पाई बनाया है? ओके, मतलब ये sp2 है। एक कार्बन कितना?
ये भी सेम। और भाई ये है बेंजीन, क्या है? इसका मतलब है कि बेंजीन में ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, बोल सकते हैं। लिखिए, इन बेंजीन ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। इन बेंजीन ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। करेक्ट है ना? चलिए अब यहाँ देखिए, ये बहुत बार आएगा भाई। जो देखते हैं किसी सेक्शन तक आइसोमेरिज्म पढ़ाकर मैं रुक गया, कुछ मजबूरी रहा होगा, शायद वहाँ पे इन सब कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और केमिस्ट्री में बहुत जगह आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है प्लेनरिटी। क्या है? तो कोई भी sp2 कार्बन है, एक यहाँ देखना है सबको, ये कौन सा कार्बन है एवरीवन? sp2 कार्बन। बॉन्ड तो 4 बनाया है, बट डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है? 1 2 3। तो कोई भी एनी sp2 कार्बन डायरेक्टली कितने एटम से अटैच रहेगा? मैक्सिमम 3 एटम से, राइट। और भाई इस एटम का बात कीजिएगा तो ए एटम के साथ कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, जब बता पाएंगे? सर sp2 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, राइट। और हाइड्रोजन का 1s, एग्री ना? इसका एक ये जो सिग्मा बना है वो किससे? दिस सिग्मा इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 कार्बन एंड हाइड्रोजन का 1s। और यहाँ भी तो एक सिग्मा है, मान लेते हैं नीचे वाला सिग्मा है, एनी सिग्मा, एनी ऐसे जब दिखाए हुए तो एनी कैन बी सिग्मा। तो पहले इस कार्बन के बीच में हम लोग क्या बनाए? पाई बॉन्ड बनाए हैं या सिग्मा बनाए हैं? नेचुरली पहले सिग्मा ही बनता है। इट इज बट ये कहीं जरूरी नहीं है, कहीं पे केमिस्ट्री क्लास में मस्ट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इन जनरल बोलना पड़ता है। तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट? sp2 एंड sp2। इसका मतलब है कि पहले समझ लीजिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई sp2 कार्बन है। ये क्या कार्बन है? ये मैंने सपोज कर लिया। तो मैक्सिमम कितना एटम से अटैच रहेगा? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, राइट। कितना से? 3 से। तो मान लेते हैं कि एक वन ऑफ द एटम है ए, एक एटम इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है ए। तो सबसे पहले अगर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसको sp2 ऑर्बिटल के अलॉन्ग आना पड़ेगा। बोलिए हाँ। और sp2 ऑर्बिटल, ऑल 3 sp2 ऑर्बिटल क्या डिफरेंट प्लेन में होता है या ऑल आर इन द सेम प्लेन? sp2 का ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनार। इसका मतलब है कि ए और ए अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो इसको भी कहाँ होना पड़ेगा? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होना पड़ेगा, करेक्ट। और इसके साथ अगर मान लेते हैं कि एटम ए सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए लैटरल ओवरलैपिंग करेगा या एक्सियल ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग होता है किसके अलॉन्ग मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इस कार्बन के साथ कोई एटम ए आ रहा है तो कार्बन और एटम ए को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग ही इसको आना पड़ेगा। और यहाँ पे इसके साथ आकर इस पार्ट से इसका साथ ओवरलैप करना पड़ेगा, लीनियर ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। इसका मतलब है कि क्या ये ऊपर से जाकर ऐसे करेगा या इस पहले प्लेन में आकर ऐसे करेगा? प्लेन में आकर इस लाइन के लॉन्ग आएगा, एग्री ना? बी भी किस में आएगा? इस प्लेन में आएगा तब इसके लॉन्ग आएगा। और डी, एटम डी को भी क्या आना पड़ेगा? इस प्लेन में पहले आना पड़ेगा और इस लाइन के लॉन्ग आना पड़ेगा, एग्री है या नहीं है? तो यहाँ से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया, आज के बाद इन जनरल कहीं पे 1% हो सकता है एक्सेप्शन, इससे पहले ही इस बात के लिए माइंड, लेकिन वो 1% रहेगा, कह सकते 0.5%। बट इन जनरल इफ एनी एटम directly attached with sp2 carbon, then that atom must lie in the same plane in which already sp2 carbon present। क्या बोल सकते हैं? कोई भी एटम अगर sp2 कार्बन एटम से, जितना भी एटम sp2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच रहेगा वो सारे एटम उसी प्लेन में होगा
जिस प्लेन में कार्बन है। करेक्ट। इसका मतलब है कि ए और सी का प्लेन और ए और बी का प्लेन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इन तीनों का प्लेन क्या है? सेम है। सबको डायग्राम से समझ में आ गया है? क्या कंक्लूड कर लिया जाए ऑनलाइन के बच्चे? लिखिए, इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, डायग्राम बनाइए ऐसे ऑर्बिटल का से बनाइएगा। If any atom directly attached with sp2 carbon must lie in the same plane in which sp2 carbon already present, must lie in the same plane in which sp2 carbon already present। ठीक है ना? मतलब कहने का मोटा मोटी मतलब क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स व्हाट? कि ऑल एटम विच आर डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन आर कोप्लेनार। ऑल एटम, यहां देखिए, ऑल एटम डायरेक्टली अटैच विथ सेम sp2 कार्बन शुड बी कोप्लेनार। लिख लीजिए। इन अदर वर्ड्स ऑल एटम, तो ऑल में 3 ही रहेगा ना भाई डायरेक्टली अटैच होने के लिए। ऑल एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन should be coplanar। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पे, यहां देखिएगा सब लोग मेरे तरफ देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे डीके सीन में कम से कम तो 5-6 प्रॉब्लम मिलेगा आपको। अगर ये नहीं बताते तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते वहां पे। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कोप्लेनार। किसी मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कोप्लेनार, इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल के हर एटम को सेम प्लेन में होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नाम दे दिए हैं। ठीक है, बताइए इस sp2 कार्बन, इस sp2 कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन अटैच है? और इसका नाम देते हैं C1 C2। तो सर इस C1 से ये भी sp2, आप तो हाइड्रोजन बता सकते हैं, ये भी क्या है भाई? sp2 कार्बन। इस C1 जो है, जो C1 sp2 वाला कार्बन है, उसे डायरेक्टली कौन अटैच है? H1H2C2। तो H1H2C2 क्या कोप्लेनार रहेगा? रहेगा। मतलब इस जस्ट कोप्लेनार इस तरीके से रहेगा कि एक लेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में दिखाई पड़ेगा। करेक्ट। और उसका सेंटर में कौन रहेगा? ये रहेगा। मतलब सर H1H2C2 और C1 तीन चारों बोल दीजिए, क्या हो गया? कोप्लेनार। करेक्ट है ना? कौन कौन कोप्लेनार? H1H2C2 C1 कोप्लेनार। नेक्स्ट C2 से डायरेक्टली कौन अटैच है? H3H4 C1 C2। तो A और A कोप्लेनार, सेम प्लेन। A और A सेम प्लेन। लॉजिक तो सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, इतना आसान सा लॉजिक है। तो क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं A और A क्या है? सेम प्लेन में है। करेक्ट। इसका मतलब इथीन पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में हो गया, फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। करेक्ट। देखिए इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हैं? 100% कोप्लेनार। चलिए स्टूडेंट, बेंजीन में ऑल कार्बन आर sp2, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। H1 C1 C6 और H6, दिस एंड दिस क्या सेम प्लेन में है? दिस वन एंड दिस वन। इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सेम प्लेन। अब फिर इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या? दिस वन एंड दिस वन सेम प्लेन। यहाँ से लॉजिक ये और ये इस तरह सबके लिए अगर लॉजिक लगा दिया जाए तो
इसका मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या है, ओवरऑल कोप्लेनार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ए ओवरऑल मॉलिक्यूल कोप्लेनार मॉलिक्यूल है या नहीं है। निकालिए, फाइंड आउट कीजिए, सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, आज के बाद कोई भी कार्बन अगर 4 सिग्मा बनाएगा, कितना, तो 4 सिग्मा अगर बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड तो रहेगा नहीं। और अगर कोई भी कार्बन, मीथेन से हम लोग देखे हैं, इफ़ एनी कार्बन मेकिंग 4 सिग्मा देन दैट कार्बन मस्ट बी sp3 बट इट रिवर्स मे और मे नॉट। इसका मतलब है एक कार्बन क्या है, sp2, एक कार्बन क्या है, sp2, एक कार्बन क्या है। अब लॉजिक लगाइए, H1 H2 C1 C2 C3, करेक्ट। C1 से डायरेक्टली कौन अटैच है, H1 H2 C2, तो H1 H2 C1 C2 सेम प्लेन। और C2 से डायरेक्टली कौन, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली C3 Cl C1। इसका मतलब है कि C3 और Cl सेम प्लेन में, C3 और H1 भी सेम प्लेन में, बट यहाँ से इससे डायरेक्टली अटैच है, बट ये हाइड्रोजन क्या डायरेक्टली अटैच है। और जैसे ही किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी कार्बन sp3 हो गया तो sp3 का ज्योमेट्री ही टेट्राहेड्रल होता है, तो इससे डायरेक्टली सारा एटम सेम प्लेन में रहेगा, इससे डायरेक्टली अटैच सेम प्लेन में। तो क्या इन तीनों हाइड्रोजन के आप श्योर हैं कि इस सेम प्लेन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा। इसमें से मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो सारा का सारा एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp3 कार्बन में कैन नॉट बी इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में नहीं आ सकता है भाई, करेक्ट है ना। इसका मतलब है किसके वजह से पूरा मॉलिक्यूल कोप्लेनार नहीं हुआ, इस sp3 कार्बन की वजह से, किस वजह से। और तब इसमें फिर पूछा जाएगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल, ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल कोप्लेनार या नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार हो गया ना। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल का एक भी एटम अगर सेम प्लेन में नहीं आ पा रहा है, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हुआ, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार। लेकिन अब इसमें पूछा जाएगा कि ठीक है, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनार है, बट इस पूरे मॉलिक्यूल में प्लेनार यूनिट बताइए, कितने एटम के लिए आप डैम श्योर हैं कि नहीं वो सेम प्लेन में होगा ही होगा। जिसको मैंने सर्किल कर दिया, हाँ या ना, इसके लिए मैं डैम श्योर हूँ कि इसको इसी प्लेन में होना पड़ेगा, बट इससे जो हाइड्रोजन अटैच है वो इससे डायरेक्टली अटैच, इसके लिए मैं श्योर, मेरे स्टेटमेंट में नहीं था। तो ये पूरा यूनिट जिसको मैंने घेर दिया, मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, नॉन प्लेनार, बट ये पूरा जिस यूनिट को मैंने घेरा, राउंड किया, वो क्या हो गया, कोप्लेनार। कुछ तो बोलिएगा। ये बोलिए क्या है, इथेन। एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पे, एक भी पाई बॉन्ड है नहीं है। अरे कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, 4। क्या कितना बनाया हुआ है, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए वो किस में जाएगा। और कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सारे सिग्मा बॉन्ड आगे चल के पढ़ा दूंगा, हाइड्रोजन का जब रूल निकालूंगा, ट्रिक, ठीक है, फार्मूला। तो सारे ऑर्बिटल को मिक्स करेगा, सारे ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। तो समझाया था मीथेन के लिए, बट इसके लिए भी कितना रहेगा। या एक लाइन आप लिख लीजिए कहीं से, अभी सर मैं लिखवाया भी होगा, लिखिए तो एक लाइन, इफ एनी कार्बन मेक 4 सिग्मा बॉन्ड, बाद में समझ में आ जाएगा जब VSEPR थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इफ एनी कार्बन मेक 4 सिग्मा बॉन्ड
इट मस्ट बी sp3, बट इट रिवर्स मे और मे नॉट। अब याद रहेगा। अब यहाँ देखिए, मिथाइल मत देखिए, एक कार्बन कितना सिग्मा बनाया है वो देखिए, कितना सिग्मा बनाया हुआ है, 1 2 3 एंड 4। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, sp3 आज के बाद। ठीक है, समझ में आ गया है यहाँ तक। तो क्या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, इसका नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम क्या था, एसीटोन। ऐसे था तो प्रोपानोन, अल्कानोन, प्रोपानोन, राइट। इसमें इस कार्बन का हाइड्रोजन, बाकी के लिए तो आप श्योर नहीं है, बट कार्बन के लिए तो श्योर है। एक कार्बन कितना सिग्मा बनाया है, पाई कितना बनाया है, 1 ऑक्सीजन के साथ, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा भाई, sp2 कार्बन। एक कार्बन कितना सिग्मा बनाया है, 4 सिग्मा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3। सेम क्या ऑप्शन रहेगा, sp3। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या आप प्लेनार मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। किसके वजह से नहीं बोल पा रहे हैं सर, यहाँ तो एक भी sp3 कार्बन रहता तो नॉन प्लेनार होता, यहाँ तो 2 sp3 कार्बन है। बट फिर भी इसमें अगर आपको मैं प्लेनार यूनिट पूछूंगा कि प्लेनार यूनिट बताइए, पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेनार नहीं है, बट इसमें कौन कौन सा आइटम सेम प्लेन में दिखता है, तो इससे डायरेक्टली अटैच कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन। तो जिसको डॉटेड सर्किल से घेर दिया, क्या उस यूनिट को प्लेनार यूनिट बोल सकते हैं, दिस इज द प्लेनार यूनिट। करेक्ट है ना। बहुत जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट होने वाला है, रेजोनेंस। मिस मत कीजिएगा, रेजोनेंस मिस कर गए पूरा ऑर्गेनिक में एक भी टर्म नहीं समझ पाएंगे। पहले से माहौल बना के रखा हूँ, वो ऐसे नहीं है। फैक्ट ये है कि रेजोनेंस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी क्लास बिना रेजोनेंस का आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी क्लास, नॉट ए सिंगल क्लास। ठीक है, मतलब रिएक्शन तो बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं विदाउट रेजोनेंस, उसके कोर में है रेजोनेंस। ठीक है, आप जो एनसीईआरटी में देखें रेजोनेंस, एक पैराग्राफ में है, वो वर्ल्ड का 8th वंडर है, 8वां आश्चर्यजनक होता है ना, मिस्र का पिरामिड वैसा ही, क्योंकि उसमें 2 मिनट लगेगा समझा करने में। बट रेजोनेंस कम से कम तो मिनिमम और बढ़िया से पढ़ाया जाए तो 15 क्लास लगना चाहिए, 15 क्लास, तब जाकर आपको रेजोनेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान हो पाएगा, मतलब काम चलने भर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब लिखिए sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में p का कितना मिक्स करना है, s के पावर 1 और p के पावर, देखिए मिक्सिंग ऑफ s with mixing of s with mixing of any one of the p orbital, any one of the p orbital leads to the formation of sp orbital, leads to the formation of, यहाँ देखिए sp orbital। नेक्स्ट क्वेश्चन, sp हाइब्रिडेशन प्रोसेस होने का कितना तरीका हो सकता है, s प्लस px, इसको भी क्या बोलिएगा, और 2 मिक्स कर रहे हैं तो sp का 2 ही रहेगा। ये भी तो हो सकता है s प्लस पी वाई, करेक्ट, मैंने ये नहीं बोला है, कोई फिक्स नहीं किया है। इसका मतलब जस्ट लाइक sp2 sp होने का कितना तरीका, बट अगर ए तरीका रहेगा तो प्योर बचा हुआ कौन रहेगा जो हाइब्रिडेशन मिक्सिंग में नहीं जाएगा, पी वाई एंड पी जेड, याद रखिएगा। अगर ए तरीका इमेजिन करेंगे कि हाँ ये भी तो हो सकता है, तब प्योर कौन रहेगा, पी जेड एंड पी एक्स। और अगर ए आप इमेजिन करते हैं तब क्या रहेगा,
पी एक्स एंड पी वाई। यहाँ तक आ जाइए। देखिए, अगर जब तक उसका प्योर पी कैरेक्टर है, इनका एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि सर जब SP या SP2 हो गया तो उसका डायरेक्शन क्या देंगे, तो उसका ज्योमेट्री तो एक अलग डिफाइन ही हो गया। अब उसको SP2 को हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। SP2 का कितना ऑर्बिटल एवरीवन, बोलिए 3। तो ये SP2 का 3 ऑर्बिटल को क्या हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बोल सकते हैं। मान लेते हैं SP2 में पहला ही सिचुएशन लिए S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, करेक्ट। बोलिए S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। तो पी एक्स तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, अब पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस। बट जो मिक्स होने के बाद, अरे इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं था, मिक्स होने के बाद क्या 2 ऑर्बिटल उसका 90 पे रहेगा अब, या 120 पे हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर आना सही नहीं रहेगा। हाँ, उसका ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रहेगा। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम प्लेन में और 120 120 एंड 120। समझ में आ गया। नहीं, फिर भी उसमें आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मत लेकर आइए, क्योंकि आप उसका खुद का आइडेंटिटी रहा नहीं, वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर गया ना। अब पी एक्स वो पी एक्स नहीं रहा, अब उसका नाम क्या हो गया, SP हो गया। चलिए, व्हाट अबाउट शेप, वो 2 ऑर्बिट नंबर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे मैं 2s और 2px लिखता, तब यहाँ पे लिखता 2sp और 2। ये 2 है, 2 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, तो sp नाम का कितना ऑर्बिटल बनेगा इसके बाद, 2 बनेगा। दिस इज द नंबर, ओके, दिस इज व्हाट नंबर। हाउ मेनी sp ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, आज पर sp नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा, 2 रहेगा। शेप कैसा रहा होगा, लिखिए सिमिलर टू SP2 एंड SP3। ज्योमेट्री नहीं बोल रहे हैं, शेप बोल रहे हैं। और सेम सिचुएशन, विच लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इज इट अ स्मॉलर लोब या बिगर लोब, बिगर लोब। ज्योमेट्री स्टूडेंट, देखिए एक्चुअल में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो एक लाइन बोल देना है अकॉर्डिंग टू VS EPR थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू VS EPR थ्योरी, अब आपके पास 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस 2 sp ऑर्बिटल के बीच में क्या हो सकता है, 180। दिस इज द वजह कि कोई भी कार्बन अगर sp हाइब्रिड कार्बन है तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होता है। ए बिगर लोब, स्मॉलर लोब, ए बिगर लोब, अरे स्मॉलर लोब। अब ऐसा आप लोग मत कीजिएगा कि स्मॉलर को गायब कर दिए सर px, ये नहीं है, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, करेक्ट है ना। और ये एंगल कितना रहेगा, 180 रहेगा। ओके एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब सपोज करें कि मेरे पास 2 sp कार्बन है, हाउ मेनी, ड्रॉ कर लीजिएगा स्टूडेंट। 2 sp कार्बन है, ए भी sp कार्बन है, ए भी sp कार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा प्योर, इसका प्योर यूज करें या हाइब्रिड। पिछले क्लास बताए थे ना, sp2 में मैं क्या यूज किया था, sp2 ऑर्बिटल। तो इसका 1 ऑफ द sp ऑर्बिटल और इसका भी 1 ऑफ द sp ऑर्बिटल, करेक्ट। ए बन गया, दिस सिग्मा इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, sp एंड sp ऑर्बिटल, करेक्ट। बट इसके पास एक और तो sp ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसके पास भी एक और sp का ऑर्बिटल बचा हुआ है। क्या अब a sp ऑर्बिटल और a s ऑर्बिटल आपस में लैटरल ओवरलैपिंग करेगा,
ऑब्वियसली नहीं, लैटरल ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में होता है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा हो गया, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि अब इसके साथ ओवरलैपिंग, लेट अस सपोज, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज हाइड्रोजन ही आएगा। मैं मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आकर इसके अलॉन्ग ओवरलैपिंग कर लिया और कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा। तो दिस सिग्मा इज फॉर्म्ड टू व्हाट, sp एंड 1s। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आया एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड 1s। बट कार्बन का वैलेंसी कितना होना है, 4। अभी तक बॉन्ड कितना बना है, 2 और बॉन्ड बनना बाकी है। बट वो जो 2 बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, प्योर पी से। इस कार्बन के पास प्योर ऑर्बिटल बचा हुआ है ना, कितना, 2। कौन कौन सा बचा हुआ है सर, कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप इमेजिन कीजिए, तो बाकी रेस्ट 2 मान लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन इमेजिन किया S प्लस पी एक्स, तो प्योर क्या रहेगा, पी वाई एंड पी जेड। तो लेट अस सपोज इसके पास 2 प्योर पी है, एक है पी वाई और दूसरा क्या है, पी जेड। लेट, तो इसके लिए लेट, तो इसको मस्ट करना पड़ेगा फिर, बोलिए क्यों, क्योंकि इसका पी वाई का ओवरलैपिंग पी वाई के साथ ही होगा, करेक्ट। ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो क्या लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है या साइड वाइज हो रहा है, साइड वाइज। इट इज जस्ट लाइक दिस, इट इज जस्ट लाइक दिस कि अगर ए पी, यहाँ तक लीजिएगा एवरीवन, ये अगर पी जेड है तो ये पी जेड आपस में ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है जस्ट लाइक दिस, और अगर पी वाई है तो ये पी वाई ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है, करेक्ट। तो अब बताइए एक किसका मैंने मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपके पास, एसिटिलीन का, किसका ड्रॉ कर दिया है। अब एक कार्बन कितना सिग्मा बनाया है, कितना पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई, करेक्ट। और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बना है, 3, जिसमें ए क्या है, सिग्मा, और ए क्या है, पाई है। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम ऑफ एसिटिलीन, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए नहीं लगता, इसी का डायग्राम ड्रॉ किए हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम। यहाँ पे एक सिग्मा है, इसके बीच में कितना बॉन्ड बना है, 3, तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब जब यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे कितना सिग्मा कितना पाई, तो 1 सिग्मा 2 पाई, कौन सा सिग्मा, एनी1, यहाँ पे एनी1 बोल देना है, बट यहाँ एनी1 बोलेंगे या यहाँ पे इसी को सिग्मा बोलना पड़ेगा, दिस वन इज सिग्मा, करेक्ट है ना। तो ओके एवरीवन, यहाँ देखिए एक कार्बन कौन सा कार्बन था, sp, ये भी कौन सा कार्बन है। अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक लाइन का कंक्लूजन देना हो फास्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बोलना पसंद करेंगे, इफ एनी कार्बन मेकिंग 2 सिग्मा 2 पाई, एनी कार्बन मेकिंग 2 सिग्मा 2 पाई, इट मस्ट बी sp, बट इन रिवर्स लिख लीजिए, इफ एनी कार्बन making 2 sigma bond and 2 pi bond, if any carbon making 2 sigma bond and 2 pi bond, it must be sp carbon. But its reverse may or may not, but its reverse may or may not. चलिए अब यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन का ज्योमेट्री क्या है, sp,
इसका मतलब इससे डायरेक्टली अटैच कितना, अच्छा sp कार्बन से डायरेक्टली कितना एटम अटैच रहेगा? बोलिए 2 ही रहेगा ना भाई मैक्सिमम, किसी भी sp कार्बन से मैक्सिमम कितना एटम अटैच रहेगा? 2 रहेगा, राइट। तो इससे जो A अटैच है, इससे जो A अटैच है, तो A और A डिफरेंट लाइन पे रहेगा या सेम लाइन पे होना पड़ेगा? सेम लाइन पे होना पड़ेगा। वजह सर, एक A जो बना है वो sp ऑर्बिटल से, और A बॉन्ड भी बना है जो इसके साथ अटैच है sp ऑर्बिटल से, और A ऑर्बिटल को लीनियर है। अभी तो आप ही ने तो बोला ज्योमेट्री लीनियर, ज्योमेट्री क्या है? तो सेम लाइन पे रहेगा। इसका मतलब है कि ए एटम और ए एटम डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग रहेगा या अलॉन्ग द सेम लाइन? सेम लाइन रहेगा, करेक्ट। तो दिस वन एंड दिस वन अलॉन्ग द सेम लाइन, दिस वन सेम लाइन, तो यहाँ से चारों एटम एक लाइन पे हो जाएगा, नहीं? करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 sp कार्बन है, यहाँ से टोटल एटम 4 है, और डिफरेंट लाइन पे है या सेम लाइन पे है? को लीनियर हो गया। यहाँ पे इन दिस केस ऑल ए मॉलिक्यूल को लीनियर मॉलिक्यूल है। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूज करूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, फिर से वहाँ पर रिकॉल करूंगा, लिख लीजिए। एसिटिलीन इज कोलिनियर, कोप्लेनार नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोलिनियर। लिखिए लिखिए लिखिए, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया है? बोला जाए किसी भी sp कार्बन के अराउंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फाउंडेशन बन रहा है आपका, ठीक है? तो मैं ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहा हूँ, नाम का ही केमिकल बॉन्डिंग है, द हार्बसन क्लास चल रहा है जो अभी हार्बसन का, और प्योरली ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है कार्बन को लेकर। किसी भी sp कार्बन के अराउंड ये एंगल कितना रहेगा? 180, बट हाउ मेनी बॉन्ड एंगल? 2। एक मिनट, पहला पर मैं सुन रहा हूँ। ये 3 पॉइंट है, करेक्ट है? 2 लाइन। इसमें बोलिए बॉन्ड एंगल कैसे पढ़िएगा? हम लोग तो ऐसे पढ़ते थे 9th क्लास में या 8th क्लास में, ABC, B के अराउंड एंगल, फिर इसको भी पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट एंगल होने के लिए इन तीनों पॉइंट में से कोई एक डिफरेंट होना चाहिए, करेक्ट? तो A एंगल और A एंगल डिफरेंट एंगल है, इसलिए डिफरेंट पॉइंट यूज कर रहे हैं या सेम पॉइंट? दैट्स भाई कितना एंगल होगा? एक ही एंगल होगा। तो अराउंड sp कार्बन हाउ मेनी बॉन्ड एंगल? 1, हुज मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 180। लिखिए एक लाइन, अराउंड sp कार्बन देयर इज ओनली 1 बॉन्ड एंगल, अराउंड sp कार्बन देयर इज ओनली 1 बॉन्ड एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखा जाए यहाँ पे, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन बता पाएंगे? वेरी गुड। इसका sp, इसका sp, इसका जल्दी बोलिए, इसका sp2, इसका मतलब अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट कार्बन का ऑप्शन बता सकते हैं अगर मॉलिक्यूल दिखा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाए तो। बट मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था हाउ मेनी टोटल बॉन्ड एंगल इन दिस मॉलिक्यूल, मैग्नीट्यूड नहीं, लिखिए हाउ मेनी टोटल बॉन्ड एंगल इन दिस मॉलिक्यूल।
करेक्ट आंसर कितना है? देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का तरीका ये था। sp3 कार्बन कितना है भाई आपके पास? 2। sp2 कार्बन कितना है? और sp कार्बन भी कितना है? करेक्ट। तो sp3 कार्बन के अराउंड, वन ऑफ द sp कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड एंगल बनता था? 6। तो एक के अराउंड 6 बनेगा तो 2 के अराउंड कितना हो जाएगा? 12। ऐसे तो काउंट कीजिएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए तो पढ़ा रहे थे। वन ऑफ द sp2 कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड एंगल? 3। 2 sp2 कार्बन है तो क्या 6 हो जाएगा? और वन ऑफ द sp कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड एंगल? 1। जोड़ दीजिए कितना रहेगा? टोटल 620 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल रहेगा इस मॉलिक्यूल में। करेक्ट है ना? समझ में आया? चलिए, बचपन में कभी ब्लॉक बनाने वाला गेम खेले हैं? ब्लॉक जो बच्चे बनाते हैं, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए उसी पे तो हाइड्रोजन हम लोग कर लिए, सॉरी आइसोमरिज्म कर लिए थे स्ट्रक्चर, राइट। एक कार्बन जोड़ना है, 2 कार्बन जोड़ना है, करेक्ट। भाई मैं आपको 6 कार्बन दिया हाथ में, आगे चल के इसको 7 स्टार बना दूंगा। अभी तक एक ही 7 स्टार का कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ऑर्गेनिक में, टाइप ऑफ कार्बन, बाकी कोई आया ही नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट था। तो आपको 6 कार्बन दिए हैं, उसमें 2 कार्बन मैंने बोल दिया sp कार्बन है। कितना कार्बन बोल दिया? 2 कार्बन sp कार्बन, ये मेरा कंडीशन है। अब बाकी 4 कार्बन आपकी मर्जी, sp बना sp3 बना लीजिए, sp2 बना लीजिए, जो भी मर्जी है, बट 2 कार्बन क्या रखना है? sp। करेक्ट। और 2 कार्बन के sp बनाते हुए आपको रिंग बनाना है 6 कार्बन का। फॉर्म कीजिए। तो मैंने एक टास्क दिया, टास्क समझ में आया? क्या टास्क है? आउट ऑफ 6 कार्बन देयर 2 कार्बन आर sp कार्बन, करेक्ट। बाकी कार्बन मेरी मर्जी, और बनाना क्या है? रिंग। हो गया? सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए देखें भाई, आप 4 कार्बन को sp बना दिए, मैंने सिर्फ 2 ही कार्बन को sp बनाने के लिए बोला था, ठीक है। और उसमें साथ में ये भी अप्लाई कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ऑल्सो अप्लाई योर कॉमन सेंस। तो उसमें कुछ सोचते हुए कि जो आप काम कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। एक काम कीजिए स्टूडेंट, इस जो प्रॉब्लम है उसको 7 स्टार ही बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। देखिए तो कहाँ पे रॉन्ग है? कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो गए भाई, अब भी रॉन्ग हो गए हैं। और सर रिंग ही तो बनाना है, पेपर ही तो बनाना है, पेपर पे जोड़ देंगे 6 कार्बन को। आप तो किए उसमें तो बिल्कुल मैं इम्पॉसिबल लगाऊंगा। ये होता है कि थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बचा हुआ है, राइट। ऑनलाइन के बच्चे क्या बन पाया है? नीलम शर्मा, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, स्पेशली आप बताइए इसका आंसर। अभिनव बर्मन,
यहाँ बस ओनली वन रिंग बनाना है 6 कार्बन को लेकर, बस उसमें 2 कार्बन लेकिन क्या रहना चाहिए, ये जो डील करने जा रहे हैं वो ये बात सोचिएगा कि 7 स्टार दिया हूँ। आप लोग सोच पाएंगे या मैं एक्सप्लेन करूं? आप में से कोई जो मैं पूछना क्या चाह रहा हूं वो समझ पाए? चलिए यहाँ देखिएगा, अभी जो समझा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स यूज होगा भाई, रिएक्शन में बहुत जगह यूज में आने वाला है, ठीक है। अरे इंपॉर्टेंट नहीं रहता है एक लाइन का कॉन्सेप्ट, बट फिर भी इसमें 7 स्टार दे दिए हैं। मेरा कंडीशन क्या था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सब लोग देखेंगे। मेरा कंडीशन था कि 2 कार्बन को sp बनाना है, तो 2 सिग्मा 2 पाई तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ए भी एस पी कार्बन, करेक्ट। और sp कार्बन का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर। पढ़िए मेरे साथ, अभी पढ़ा है ना। तो इससे डायरेक्टली जो 2 एटम रहेगा वो सेम लाइन पे रहेगा, है ना। इससे भी अटैच 2 एटम जो रहेगा सेम लाइन पे रहेगा। तो आपके एक लाइन पे ही 4 कार्बन खत्म हो गया, नहीं समझे। एक लाइन पे अगर 2 कार्बन sp है, अब उसमें बहुत लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्शन ले लिए हैं, ऐसे, राइट। ज्योमेट्री इसका मतलब दिमाग से निकल गया। sp का ज्योमेट्री फिर से पढ़िए मेरे साथ, 2-4 बार बोलिए, लीनियर। तो यहाँ जैसे ही sp बनाया तो इससे अटैच डायरेक्टली जो कार्बन था उसको सेम लाइन के लॉन्ग रखेंगे ना। तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन ऑल आर इन द सेम लाइन। तो 4 कार्बन आपका एक लाइन पे खर्च हो गया, नहीं। अब हाथ में बचा कितना, अब 2 कार्बन बचा। तो आप ये तो नहीं करेंगे सर कमाल कर देते हैं, रुकिए। और आपको बनाना था बिल्कुल रिलैक्स रिंग, ऐसा आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप क्या कीजिएगा कि मैक्सिमम पास आने की कोशिश कीजिएगा। अब मैक्सिमम पास आने की कोशिश कीजिएगा कि कम से कम छोटा से छोटा एंगल लीजिएगा इसके साथ, राइट। बट कम से कम तो आपको 109 डिग्री 28 मिनट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस कार्बन का ऑप्शन क्या मान सकते हैं, या तो sp, नहीं तो sp2, नहीं तो sp3। सबसे छोटा एंगल किसका था, sp3। sp3 भी अगर लेंगे भाई तो कम से कम तो 109 डिग्री 28 मिनट तो बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका रिंग रिलैक्स बने, राइट। या ऐसे बिल्कुल मुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं मुड़ सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कम से कम डिविएशन लेने का, बट 109 डिग्री 28 मिनट लेना ही पड़ेगा, करेक्ट। भाई बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, करेक्ट है ना। दिस इज द वजह कि नोमेनक्लेचर में इसका नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया होगा, मैं आपको नहीं पढ़ाया था ना। आप बताया था कि इसका अभी राइट टाइम नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि 6 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दिस कार्बन बिकम्स व्हाट, sp कार्बन एंड sp कार्बन। तो 2 रिंग में 6 कार्बन का रिंग है और 2 कार्बन sp कार्बन रहेगा, तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी AIPM इसका नोमेनक्लेचर पूछ लिया गया, ये पॉसिबल नहीं है। और एक बात और ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मैं रिहान का जो क्वेश्चन बैंक आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो बनाते हैं खासकर फिजिक्स में, तो एक और स्टूडेंट आप ही के स्कूल का यहाँ पे आके सुबह में स्टडी करते रहते हैं, चिन्मय मजुमदार। तो बहुत सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन से बहुत रॉन्ग तरीके से किया हुआ है, इसलिए अपना सोल्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। आंसर की भी उसमें कुछ कुछ रॉन्ग है। क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, क्योंकि मेडिकल का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट बनाने का तरीका गलत है, इसलिए मैं उसको देखता हूँ तो कभी कभी तो हंसी आ जाता है कि ऐसा तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए।
इतना सिली मिस्टेक रहता है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब इसका नाम पूछ लिया गया है 1 साल, बट अकॉर्डिंग टू अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो इसका नाम मैं पूछना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पेपर पे एग्जिस्ट करवा सकते हैं, बट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है नहीं करेगा। करेक्ट। तो देखिए 6 कार्बन तो यहाँ तक ही खर्च हो जाएगा स्टूडेंट, और फिर भी अगर रिंग बनाना है तो सर 2 कार्बन और दीजिए, राइट। 109 डिग्री कितना कार्बन हो गया 8। अभी तक भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रहा है। करेक्ट। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या समझाने की कोशिश किया, आज के बाद हम लोग का जितना स्टडी है जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है वहाँ तक में अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग। कहाँ तक? ऐसे बोला जाता है, जनरली बुक में लिखा रहता है 7 to 8 या 8 to 9। हम लोग थोड़ा सा इसको अपने तरफ से 1-2 कार्बन और बढ़ा देते हैं। अप टू 8 to 9 to 10 मेंबर रिंग sp कार्बन इज नॉट पॉसिबल। sp हाइब्रिडाइज्ड एटम इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज ड्यू टू इनसफिशियंट एटम रिंग विल नॉट फॉर्म। कम एटम रहने से रिंग फॉर्म नहीं करेगा। करेक्ट है ना? तो याद रहेगा आज का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कितना रिंग, कितना मेंबर तक के लिए नहीं सोचना है, 9 to 10 मेंबर रिंग के लिए। और डायग्राम इटसेल्फ इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है। डायग्राम समझ में आ गया एवरीवन? तो रेजोनेंस में अगर कहीं पे इस कॉन्सेप्ट का मुझे रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत रिएक्शन पढ़ाया गया है क्या स्कूल में? पढ़ाया गया है? इस टाइप का रिएक्शन पढ़ाया गया है? CH2Cl, यहाँ पे जिंक डालकर हीट करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है प्लस ZnCl2 की। और कैसे छोड़िए, बट मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया उसको देखिएगा, बहुत बढ़िया से मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ। फॉलो करते नहीं करते हैं? एक बार करके तो देखिए कितना बढ़िया से उसमें बताया हुआ है। आपके स्कूल के एग्जाम तक के लिए बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है उसमें, तो फिर क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो एक मतलब रिएक्शन है, जस्ट एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या सर रिएक्शन में कैसे इंपॉर्टेंस रहेगा, तो आपको पहले पढ़ा दिया गया कि CH2Cl एंड जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन। मतलब जिंक लेते हैं, हीट करते हैं तो ये दोनों चला जाता है। कैसे जाता है, क्यों जाता है, अभी मेरा लुकआउट नहीं जाता है। 2 सिग्मा ब्रेक हो गया, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। मतलब अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसे कर लीजिए। तो अगर इसको लेकर हीट करेंगे तो यहाँ पे ए टूटेगा, ए ब्रेक होगा, ए ब्रेक होगा, ए ब्रेक होगा, और ए बन जाएगा 2ZnCl2। करेक्ट। 2 क्लोरीन के जाने से 1 पाई बॉन्ड बना। पहले तो उससे सिग्मा ऑलरेडी है, तो 4 क्लोरीन के जाने से 2 पाई बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा एक्चुअल में होता है। और एक कॉन्सेप्ट भाई आपको बिल्कुल भी नहीं रहता, इसको आपको दिमाग में नहीं रहता। और यहाँ पे जिंक लेकर हीट करते तो आप तो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर देते, वही करते हैं ना। और जो आप सोचते हैं ऑप्शन में वो भी एक नज़र आता, ये सही है? नहीं है। मैं नहीं बोला रिएक्शन नहीं होगा, मैंने ये भी नहीं बोला कि sp2 पॉसिबल नहीं है, बट क्या चारों क्लोरीन जाएगा या सिर्फ 2 जाएगा? 2 रह जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का देखिए, तो छोटा सा डेमो दिया है रिएक्शन में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है ना। अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग sp हाइब्रिडाइज्ड एटम इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज रिंग विल नॉट फॉर्म। अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग sp हाइब्रिडाइज्ड एटम इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज रिंग विल नॉट फॉर्म। इस डायग्राम के नीचे खुद से थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होगा। यहाँ देखिएगा, इसी तरीके से एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि 4 एटम 4 कार्बन तो एक लाइन पे आ जाएगा, और उसके बाद 6 रहेगा तो 6 से तो बस यहाँ तक पहुँच पाएंगे मिनिमम से मिनिमम एंगल लेते हुए। तो मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम 10 कार्बन तो जाना पड़ेगा, तब जाकर रिंग फॉर्म करेगा, अदरवाइज रिंग फॉर्म नहीं करेगा। इसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा डायग्राम बनाकर। हो गया ना एवरीवन?
अब लिखिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करके कि हम क्या क्या इसका एडवांटेज ले सकते हैं या किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट लिखिएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ वन ऑफ द फैक्टर, ये शायद एक बात थर्ड टाइम लिखवा रहा हूं, वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली on which bond length depend, one of the factor not only on which bond length depend is the size of overlapping of orbital. One of the factor on which bond length depend is the size of overlapping of orbital. बॉन्ड लेंथ, ये भी एक फैक्टर, यही सारा फैक्टर नहीं है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। और भी फैक्टर है, फॉर एग्जांपल एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर भी देखते हैं, करेक्ट। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और यहां देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लिख लीजिए आप एक टर्म सुने प्रोटोटाइप, कोई कार वगैरह बनाना रहता है तो उसका एक डिज़ाइन बनता है कंप्यूटर पे, तो उस डिज़ाइन में अगर वो क्या हो गया प्रोटोटाइप छोटा सा, बट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जब रियलिटी में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका रेस्पेक्ट में लेंथ बड़ा रहता है। तो ये नहीं लगता कि सिमिलर है, शेप क्या है सिमिलर, सेम नहीं है सिमिलर है। तो अगर इसमें तीनों में से sp3 ऑर्बिटल अगर पूछा जाए तो कौन सा होना चाहिए, sp3, sp2 और sp में सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, रिवीजन करके नहीं आते हैं एवरीवन, जहां पे s और p इन्वॉल्व है वहां पे एक पॉइंट लिखवाए थे, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो sp3 में p का परसेंटेज कितना 75, sp2 में p का परसेंटेज 66.66 रेकरिंग तो 66.67 और sp में 50%। तो सबसे किसका सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा sp3 का। तो इसमें सबसे बड़ा साइज ये दिख रहा है, तो दिस शुड बी व्हाट sp3, दिस वन sp2, दिस वन लिखिए साइज कोरिलेशन, समझ गए। यहाँ तक हो गया, ओके। और ये बता दिया ना कि अगर 4 सिग्मा अगर रहेगा तो sp3 रहेगा कार्बन, और 3 सिग्मा प्लस 1 पाई रहेगा तो क्या होगा एवरीवन, बट इसका उल्टा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, राइट। और 2 सिग्मा प्लस 2 पाई रहेगा तो sp, इसको भी एक बॉक्स में कर लीजिए।
देखिए जिसको मैं एरो से इंडिकेट किया हूँ, दिस वन दिस वन दिस वन, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा। एक मैं ऑलवेज पोएम पढ़ते रहता हूँ क्लास में, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, एक हिंदी में हम लोग पढ़े थे बचपन में, उसे फंसता नहीं है। और जो चिड़िया ये बोल गा रहा था वो उस नेट पे बैठ के ही गा रहा था, राइट। तो ये तो मैं चाह रहा था आपसे मिस्टेक कराना और आप मिस्टेक कर लिए, राइट। ये तो जानबूझ के इसको बड़ा करके दिखाए हैं ताकि मैं जो सोच रहा हूँ वही आप, जो मैं सोच रहा हूँ कि आप ऐसे मिस्टेक कीजिए तो आप मिस्टेक के अकॉर्डिंग टर्न करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, सिंगल बॉन्ड भाई 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर से इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बट इस कार्बन का ऑप्शन कितना है sp3, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ का था, तो इस टाइप क्वेश्चन डिकेशन मिलेगा, बन जाएगा। एक कार्बन ये था sp3 कार्बन, एक कौन सा कार्बन sp2 कार्बन, और एक कौन सा कार्बन। तो यहाँ जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, दिस सिग्मा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट sp3 एंड 1s, करेक्ट। और ये जो बना है वो sp2 एंड 1s, और ये जो बना है वो कॉमन फैक्टर कौन सा 1s 1s 1s। तो कॉमन फैक्टर से आंसर नहीं देते हैं, अनकॉमन फैक्टर। इसमें सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा sp3 का, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, इसका रहेगा, करेक्ट है ना। मतलब इसमें तो कार्बन और सब में तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है, सिंगल बॉन्ड होते हुए भी देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा एवरीवन, जिसको इंडिकेट किया हूं A greater than B greater than C। आप लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सबसे स्मार्टी आंसर देते हैं। देखिए जिसको इंडिकेट कर रहे हैं उसी का बॉन्ड लेंथ बताना है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ चाहिए, इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जिसको मैंने एरो से इंडिकेट किया है ये बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड बना है उसका लेंथ का ऑर्डर। पूरा इन चारों के बीच का ऑर्डर बता दीजिए। बी ए, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो इसमें प्योर हाइड्रोजन का यूज हो गया। मैं ऑनलाइन के बच्चों से बात कर रहा हूँ।
देखिए स्टूडेंट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें हार्डली आपको 3 मिनट टाइम मिलेगा। इस कार्बन का ऑप्शन क्या है? करेक्ट। इस कार्बन का ऑप्शन sp2sp और sp करेक्ट। इसका मतलब दिस सिग्मा वन इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp2। दिस सिग्मा वन इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 and sp3 and this sigma bond is formed due to overlapping of sp2 and sp and this sigma bond is formed due to overlapping of, भाई सबसे छोटा तो पता चल गया D नहीं, और सबसे बड़ा, अब D तो सबसे छोटा है, इस बात के लिए आप तो श्योर हो गए। अब इन तीनों में और भी बढ़िया बात है आंसर देने का, कॉमन फैक्टर हो गया sp2 sp2 sp2, तो कॉमन फैक्टर को हटाकर आंसर दे देंगे अनकॉमन फैक्टर से। कॉमन इन तीनों में इसका तो सबसे छोटा है sp2 sp3 sp में सबसे बड़ा, तो B सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद और सबसे छोटा, दिस इज द आंसर। आप लोग का पॉइंट अभी कुछ अलग था या इसी तरीके से सोच पा रहे थे? इसी तरीके से। बट यहाँ पे एमओटी से इस क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एमओटी से क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1 1 1 एंड 1। तो सिर्फ एमओटी पढ़ के जाइएगा तो आपको लगता है कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, कार्बन कार्बन के बीच में ही बना है और सिंगल बॉन्ड ही है, तो इक्वल नजर आता, बट इक्वल है नहीं है। अरे किसका ऑर्डर है एवरीवन? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? C लेस देन D, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक या डीकेसी में मिलेगा तो बन जाएगा, होगा ना? हाँ ना, कुछ बोलते नहीं हैं, बन जाएगा। ओके, आपके पास उपाय भी क्या है? बनना ही पड़ेगा। चलिए, आप लोग कॉन्फिडेंस देकर अच्छा लगा। इसका आंसर बताइए फिर। कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। हाइड्रोजन तो बता सकता है ना, sp2, और यहाँ पे कार्बन सिंगल, क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, करेक्ट? तो ग्राउंड स्टेट में ही बनाएगा। ऐसे क्लोरीन जनरली कितना टाइप का, वैलेंसी 1 भी शो करता है, 1 3 5 7, ये तो पता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटी इसका वैलेंसी 1 ही मान के चलिएगा 99% केस में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या इस सिग्मा बॉन्ड को बोल सकते हैं कि दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन का sp2 एंड क्लोरीन का 3p। आप लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं पढ़ाए हैं क्या? मैंने पढ़ा दिया ना भाई। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहता है और उसमें अनपेड किस में रहेगा? 3p में। तो 3p का कौन सा? Ni1। दैट्स व्हाई मैंने sp2 एंड 3p। यहाँ पे दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? sp2 एंड 2p। दोनों में कॉमन है sp2 अनकॉमन क्या है? ये है 3p है 2p। तो 3p और 2p में किसका साइज बड़ा? बड़े ऑर्बिट का ऑर्बिटल का साइज भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, करेक्ट है? तो ए और बी में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा? CCl ग्रेटर देन व्हाट? ठीक है ना? देखिए, अगर इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, कार्बन 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 कार्बन, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा? ये तो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप। अभी कितना आसान हो गया नहीं? दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड sp3। इतना तो समझ पाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 हाइड्रोजन है। ओके,
तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 आप न्यू ज्वाइन किए तो सारा क्लास करते रहिएगा, बहुत फ़ायदे में रहिएगा। जो बच्चे न्यू ज्वाइन किए हैं, आप देखिए बैठते ही नहीं आकर या लाइव नहीं भी नहीं रहते हैं। मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ ना, एडवांटेज लेना चाहिए। अब लाइव जो नहीं रहेंगे, ये बात, ये सबसे सीरियस डिस्कशन पेरेंट के साथ मेरा यही है। मुझे कोई इशू नहीं है कि आप घर से क्लास करते हैं। इस कोविड में सबसे पहले जान है तो जहान है एक कहावत है, बट जहान के साथ पढ़ाई भी तो है। क्योंकि 2 साल के बाद अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो आपको तो इसमें से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, नहीं IIT एडवांस में पूछना आसान आएगा। देखिए हम लोग कोविड के ज़माने का है, ये नहीं रहेगा। इसमें और भी उनको पता है कि बैठ के सेल्फ स्टडी करने वाला घर पे बैठ के पढ़ेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसमें तो एडवांटेज उठाना चाहिए। आज स्कूल जाना है, कल नहीं जाना है। अच्छा, कल नहीं जाना है, सुबह 6 बजे से लगेंगे और रात के 12 बजे तक कैटली से क्लास को छोड़कर सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर लीजिए नहीं तो पढ़ाई कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है। अब उससे आपको बचना पड़ेगा। मतलब वो है, हर इंसान का अपना कुछ बिग पॉइंट है, उस पर कोई मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है। बट मैं एज ए टीचर क्या बोलूँगा, ये तो नहीं बोलूँगा ना कि टाइम वेस्ट कर दीजिए। मतलब जितना देर पढ़िए तो उतना देर मन लगा के पढ़िए, कहने का सेंस है। मैं भी तो आता हूँ ना 8 बजे क्लास लेने के लिए, आप तो कभी भी आके देखते हैं, इनको बोल रहा हूँ। ब्रेक में भी मेरा यहाँ पे ब्रेक होता है तो मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम 5 मिनट होता है, वो भी भागते दौड़ते खाता हूँ। अब बाकी ब्रेक भी लेता हूँ तो उसमें 5 काम करके ही क्लास में करता हूँ। पढ़ा के आया, ब्रेक लिया, उसमें भी कुछ काम कर लिया। मतलब अगर 8 से 12 12:30 या 1 तक मुझे फ्लोर पे रहना है कैटलिस के ऑफिस में, तो 100% देना है। ऐसा नहीं कि आके बैठे हुए हैं। इवन फेसबुक भी अगर चलाऊँगा खुद का, तो उसमें यही देख रहा हूँ कि कौन सा कोचिंग वाला क्या कर रहा है पब्लिसिटी। मतलब मेरा अभी 100% वो है कि हाँ अच्छा इसमें कैसे करेंगे, बूस्ट कैसे करेंगे कि लोगों के पास पहुँचे। मतलब जो भी अपने कैरियर से रिलेटेड बात सोचते रहते हैं। और 4 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर से, तो ठीक है मैंने इतना इफेक्टिव काम किया, 5 आवर सुबह 10 आवर, पर 10 आवर 100% तो देंगे, ताकि उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने एक काम ऑनेस्टली किया। तो वैसे ही अगर आप घर पे हैं, ठीक है, आप रिकॉर्ड ब्रेक मत कीजिए, आप 15 आवर मत पढ़िए। घर पे जिस दिन स्कूल नहीं गए हैं उस दिन 8 आवर 10 आवर पढ़ने की इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन पढ़िए कि वो 10 आवर इफेक्टिव दिखे। अब भाई आप 10 आवर बैठेंगे तो इफेक्टिव स्टडी 8 आवर रहेगा, क्योंकि आप तो विवेकानंद है नहीं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ बैठे रहिएगा, दिमाग रहेगा KFC में थोड़ा खा कर आ जाते हैं, करेक्ट डिविएशन होता है ना। तो उसमें आपको इफेक्टिव 2 आवर बैठिएगा पढ़ने के लिए, तो 1.5 आवर ही इफेक्टिव मान के चलिए इफेक्टिव स्टडी। कोई इंजन नहीं ना, इंजन का भी इफिशिएंसी 100% नहीं होता है। इतना बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। किसका किसका स्टूडेंट? हाँ, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे मत मानिएगा फ्लोरीन का लोन पेयर, वो फ्लोरीन जो एक इस पे कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन उठाए थे नीलव, वो फ्लोरीन क्लोरीन के बीच का बात था। ये फ्लोरीन और क्लोरीन कार्बन का बीच का बात है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का जस्ट उल्टा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। यहाँ बताइए ए और बी में कार्बन क्लोरीन के बीच का क्या होगा? बोलिए निवीर, क्यों? वेरी गुड। यहाँ पे ए सिग्मा बॉन्ड बना ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p, राइट। और यहाँ पे sp2 एंड 3p, और यहाँ पे बना sp3 एंड 3p। तो कॉमन तो है 3p, अनकॉमन है sp2 sp3, करेक्ट। तो b ग्रेटर देन तो ये था। देखिए पहला एप्लीकेशन ऑप्शन का मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बहुत जगह पे बहुत सारा इनडायरेक्टली पढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल प्लेनरिटी का बात किया, बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन ही किया था कि sp2 कार्बन से डायरेक्टली जितना भी आइटम अटैच रहेगा वो सारा आइटम सेम प्लेन में होगा, इंक्लूडिंग दैट sp2 कार्बन।
करेक्ट। तो अभी तक क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन का यूज कर रहे हैं। फिर बॉन्ड लेंथ का भी वन ऑफ द फैक्टर ये बताया, करेक्ट। तो ये भी क्या था, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। एक और लिखे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिर्फ यहाँ के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो डिफाइन कर रहा हूँ इसका मतलब पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इसका राइट टाइम राइट प्लेस होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, करेक्ट। लिखिए। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफिनेशन क्या होना चाहिए। अच्छा, अगर डिफाइन करना हो तो मतलब जनरली मोटा मोटी दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, करेक्ट। क्या बोले, लिखिए, पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा, पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी के लिए बस एक लाइन से काम चलाइए। पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास sp3 एक बॉन्ड बना है sp3 और 1s से, करेक्ट है। और पावर ऑफ पुलिंग बोले हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करेगा, तो सर जिसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा रहेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा रहेगा उसको उस एटम का भी कोई पुल तो कोई करेगा। न्यूक्लियस पुल करता है, कौन पुल करेगा, निगेटिव चार्ज को पुल करेगा पॉजिटिव चार्ज ना। निगेटिव चार्ज को कौन पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज। दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है। ONS, ये sp2 कार्बन है, करेक्ट। देखिए सबसे बड़ा साइज इसका दिखाया और सबसे छोटा साइज, और ये मेरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 1s, अदर सिग्मा इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp2 and 1s, एंड थर्ड वन इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp and 1s। अब सब में तो है तो कार्बन ही, आप मुझे ये बताएं कि किस में बॉन्ड पेयर कार्बन के न्यूक्लियस से सबसे क्लोज है। यस, किस में सबसे दूर है, तो किस केस में कार्बन का न्यूक्लियस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा पुल करेगा। आपने तो आंसर दे दिया, इसका मतलब डायग्राम इटसेल्फ एक्सप्लेन कर दिया है कि sp कार्बन sp2 कार्बन आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड sp3 कार्बन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये रहेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन रहेगा, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। समझ में आ गया है ना। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सब समझ में आ गया है, पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होगा, ठीक है। बट ये जो मैं बात किया हूँ न्यूट्रल कार्बन का, जब कार्बन किस फॉर्म में रहेगा, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। इसको हटाया जाए। तो अभी तक आपका जो यहाँ पे चल रहा था वो प्योरली कार्बन से रिलेटेड था, करेक्ट। अब लिखिए VSEPR थ्योरी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब पहले आप इसका एजम्पशन पढ़ाने से पहले बातों को आप यहाँ पे समझिए।
कल आप लोग ऑर्गेनिक का कॉपी लेकर आइएगा। और आइसोमेरिज्म कहाँ पे लिखे थे? नोमेनक्लेचर कॉपी में, राइट। और ये तो केमिकल, ये कहाँ पे लिख रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी में ना। कल ऑर्गेनिक का नया कॉपी बनाइएगा, करेक्ट। और उसमें हेडिंग दीजिएगा GOC। क्या हेडिंग देना है? और उसमें फर्स्ट पेज पे लिखिएगा रिजोनेंस। कल रिजोनेंस से स्टार्ट करूँगा और एक प्रॉपर मैसेज भी डाल दूँगा, भाई बिल्कुल गलती से भी मिस मत कीजिएगा। नहीं आना है कोई बात नहीं है, लाइव जरूर रहिएगा। रिजोनेंस का किसी ने 4 क्लास छोड़ दिया तो अगला साल भर मुझे झेल जाइएगा। अगर आप कंटिन्यू कर भी लिए, या तो मुझे मेकअप करके पढ़ कर ले तो दिन फाइन। और जिसने रिजोनेंस समझ लिया, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको मास्टर बना दूंगा। अब ये नहीं बोल सकते कि हाँ एकदम आप PhD हो जाएंगे, बट उस अपने लेवल तक तो आप बॉन्ड हो जाएंगे। तो आपका प्रॉपर एक ऑर्गेनिक समझने का अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। और हाथ पकड़ कर रिजोनेंस सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू राइट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए यहाँ देखिएगा। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन तो ऐसा रहता है जिसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ किया रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रॉ करके आपको दे दिया, करेक्ट है ना एवरीवन। और ड्रॉ करने के बाद इसका पूछ रहे हैं कि इसका ऑप्शन बताइए। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चन पूछने का कि NO3 माइनस, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ NO3 माइनस। क्या रहता है? व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ। तो इसी टाइप का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्कूल के एग्जाम के लिए। वो स्कूल का एग्जाम कम ही था, पूरा वहाँ पे हो ही चुका था, करेक्ट है ना। तो यहाँ एक तरीका ये रहेगा जिसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ नहीं किया रहेगा, इसका ज्योमेट्री आपसे पूछा जाएगा। और एक तरीका ये रहेगा कि इसका ऐसे हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तब इसका पूछ रहे हैं कि इसका इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल में अब इतना सारा आइटम है तो पूरे मॉलिक्यूल का एक कोई पार्टिकुलर ज्योमेट्री होगा, या इस पूरे मॉलिक्यूल में हर एटम का अलग अलग ज्योमेट्री रहेगा। बोलिए हर एटम का अलग अलग ज्योमेट्री है ना। यहाँ पे कोई एक सेंट्रल एटम है क्या? इट वन ऑफ द एटम इज पार्टिकुलर सेंट्रल एटम। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ ही रहेगा और तब पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल में दिस कार्बन इज द सेंट्रल कार्बन। तो उस केस में जहाँ पे ओनली 1 एटम इज नॉट द सेंट्रल एटम, तब ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपसे पूछा जाएगा। लेकिन किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम इज ओनली 1, फॉर एग्जांपल दिस वन, और वहाँ पे एक लाइन लिखवाते हैं बाद में कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम, जस्ट लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं आप लोग पढ़ाया था, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये रहता है, एक तरीका ये रहता है। तो पहले हम लोग इस तरीके पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया रहेगा ऊपर वाले जैसा, तो हम मान लेते हैं कि इस एटम से, एटम ए से डायरेक्टली कितना एटम अटैच है? 3 एटम। तो फॉर एनी पार्टिकुलर नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ एनी पार्टिकुलर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम। और एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप क्लास 12th का बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ भी यूज होगा। अब फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर एक जगह और आएगा सॉलिड स्टेट में, वो आपका 12th बोर्ड का फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस है। लेकिन जनरली तो बोर्ड ऐसे तो नेचुरली बोर्ड कब होता था पता है कि नहीं आप लोग को? मार्च में। मार्च पूरा मंथ ही रहता था एग्जाम का फेस्टिवल, राइट, व्यू मनाने के बाद। लेकिन आज के डेट में फेस्टिवल सब आगे आ गया है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही, इसलिए मैं पेरेंट्स से जल्दी से मिलना चाह रहा था। ऐसा फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, ये भी मैं 10 साल में पहला बार ही कर रहा हूँ। यहाँ प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं। क्योंकि 12th कर रहे हैं तो मेरा भी क्या था, हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ ना, कैसे इम्प्रूव किया जाए, कोरोना के टाइम में भी कैसे बेस्ट किया जाए। ये तो पता है कि इम्पैक्ट है। बच्चे जब तक, एक होता है ना कहावत, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नज़र से दूर हो गए तो मतलब दिमाग में नहीं रहेगा। आप कितने, एक स्टूडेंट 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हुए हैं, 12th का जो बोर्ड है ना, जो टेस्ट लिए थे उसके सबसे टॉप पे, तो वो प्रॉपर उनसे मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, वेल डन ये भी लिख रहा हूँ, बट उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ।
ऑफलाइन में क्लास में कुछ आए होंगे लेकिन अभी आना बंद कर दिए हैं। तो ये हो जाता है, पता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, बट जब नहीं मिलिएगा एक बार भी आकर एटलीस्ट 15 दिन पे ही एक बार आकर क्लास में आ जाइए, कुछ इंटरेक्शन बनते रहेगा टीचर के साथ, राइट। चलिए, तो यहाँ से एटम ए से डायरेक्टली 3 एटम अटैच है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट, एटम। एक लाइन लिख लीजिएगा, number of atom directly attached with any particular atom, number of atom directly attached with any particular atom is called coordination number of that atom, is called coordination number of that atom. तो इस एग्जाम्पल में मेरे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए मेरे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल में ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, और अगर किसी बी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो 1, करेक्ट है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऐसे में एक लोन पेयर दिखा दिया यहाँ पे कि लोन पेयर है, करेक्ट, 1 पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर ए का कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर से बोली 3, करेक्ट, और ए पे लोन पेयर ऑन ए कितना 1, और एक हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। कौन सा नंबर, एसन मतलब लिख लीजिए स्टेरिक नंबर, एसन स्टैंड फॉर स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर, क्या होगा, ठीक है। तो बताइए 3 + 1 = कितना हो गया 4। और आज के बाद जितना स्टेरिक नंबर जिस एटम के बारे में आप सोच रहे हैं, करेक्ट, एनालाइज कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग अबाउट ए, तो उस एटम का जितना स्टेरिक नंबर रहेगा जनरली, क्योंकि 1% एक्सेप्शन हो सकता है, बहुत सारा एक्सेप्शन कहीं पे मिल जाएगा आपको, बट जनरली उस एटम का उतना ही हाइब्रिड और वाइटल होगा। क्या होगा, तो ए का स्टेरिक नंबर कितना 4, तो एक के पास नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल भी कितना होगा 4, और अगर वो हाइब्रिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एस और पी है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp3। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट मस्ट बी sp3, मैंने बोला कि अगर एस और पी ही मिक्स हो रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा sp3। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल इक्वल टू स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ हाइब्रिड वाइटल, किसका, जिसका स्टेरिक नंबर है। तो यह स्टेरिक नंबर किसका है, एक लाइन बॉक्स बना के लिखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।